तो आज हम इसी का इंडियन इकोनॉमी को तीसरा स्टेज में हम आज बात करेंगे, थर्ड स्टेज। हमने इंडियन इकोनॉमी को 3 स्टेज में डिवाइड किया था। पहला था फर्स्ट स्टेज, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा स्टेज हमने पढ़ा 1950 से लेकर 1990 के बीच का स्टेज हमारी इकोनॉमी का, और तीसरा जो कि 2 स्टेज हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा स्टेज आज हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड स्टेज जो है 1991, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब पहले तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है इसको समझ लें, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को पढ़ेंगे, इससे ही कैसे इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, इस चीज की मैं चर्चा करूंगा। तो पहले आपको 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, जो एक क्रांति आई, जिसको हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में, आर्थिक इंडिया की भारतीय इकोनॉमिक में जो एक क्रांति आई, वो किस वजह से आई और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या। तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन मैं दूं आपको कि ड्यूरिंग 1950 टू 1990 जो आपकी इकोनॉमी की सेकेंड स्टेज था, देयर वाज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो 1950 और 1990 के बीच की बात की थी, तो गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी डिवाइड किया था अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। उन्होंने पब्लिक सेक्टर में उसमें 17 फैक्ट्रियां जो थी, 18 फैक्ट्रीज थी या जो उद्योग थे, वो गवर्नमेंट अपने पास पूरी रखी थी। आर्म्स जैसे चीजें और रेलवे, ये सारी चीजें, और आपके 13 फैक्ट्रियां जो थी वो सेकंड शेड्यूल में रखा था, और बाकी रेस्ट जो प्राइवेट था वो थर्ड शेड्यूल में रखा था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट 1950 से लेके 1990 के बीच में पब्लिक सेक्टर और में जो इन्वेस्टमेंट थे, मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर वेरी लो, उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्लो था। और लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के ना के बराबर था। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट था किसमें था, वो आपके पब्लिक सेक्टर में था। प्राइवेट सेक्टर का वहां पे बड़े रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। ये एट द टाइम ऑफ 1950 टू 1990। अब देयर वाज ए डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर विच हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, जिसके वजह से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर क्या कर रही थी, उसकी मोनोपोली हो गई, वो हैम्पर्ड था, जिसके वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो ड्यूरिंग 1950 से 1990 के बीच में जब आपने पढ़ा था, तो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। जो आपको याद होगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ये गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शन थे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का इस तरह से हैम्पर्ड करना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ नहीं कर पाई। ये इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई, जिसमें क्रांति आई। रीजन पूछता है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, रीजन कि क्रांति लाने के पीछे रीजन क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों हुआ 1991 में। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें तो देयर आर वेरियस रीजन विच अराउंड द नीड ऑफ द मेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को जब पूरी चीज दे दिया तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। इन द 40 ईयर्स, यानी कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में कितने साल का समय लगा, 40 साल। तो 40 ईयर जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत ही खराब रहा। पब्लिक सेक्टर was assigned an important role for economic development of India, how उनको दिया गया था। However, except for few public enterprises, the overall performance was disappointing। ये वर्ड की वर्ड है, उनको दिया गया था पब्लिक सेक्टर को कि ये परफॉर्म अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ जगह को छोड़ के, कुछ कहीं पे थोड़ी जगह पे उन्होंने तो मान लीजिए कुछ किया भी, बाकी उनका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग था, जिसके वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की पहला रीजन आप यही लिखेंगे कि परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसके वजह से ये क्रांति लानी पड़ी, ये आई 1991 में। दूसरा रीजन डिक्लाइन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप अभी मैक्रो में पढ़ेंगे भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जब हमारी आउटफ्लो और इनफ्लो, जब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो हम क्या होगा, डेफिसिट में होंगे। जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो
तो स्वाभाविक सी बात, हम कहीं ना कहीं चीजों को हम डेफिसिट में होंगे। तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, जिसको हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि इन बीओपी अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड, फॉरेन पेमेंट जो है इंपोर्ट जो आयात हो रहा, रिसिप्ट्स एक्सीड फ्रॉम रिसीव्ड, आ ज्यादा मतलब हमारा ज्यादा रहा, आ कम रहा, इनकमिंग हमारी आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है, तो क्या होगा कि स्थिति क्या होगी, हम माइनस में हो जाएंगे। तो फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा, कम हो रहा, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा, तो स्थिति होगी कि इनफ्लो और आउटफ्लो, भाई एक्सपोर्ट हो रहा तो आउटफ्लो है और इंपोर्ट हो रहा तो इनफ्लो है। तो ये दोनों चीजें जब आपकी जितनी चीजें आनी चाहिए उससे ज्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं, आपका जा रहा है, तो पैसा जा रहा आ रहा कम, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप डेफिसिट में होंगे। तो ये भी एक रीजन रहा। आल्सो देयर वर और स्लो ग्रोथ, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बहुत स्लो था टू लो क्वालिटी एंड टू हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन। हमारा एक्सपोर्ट क्यों स्लो था, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और दाम महंगे थे। जब चीजें महंगी होगी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगा तो आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ तो रुक ही जाएगा। जैसे देखिए इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो महंगा है और जो फॉरेन से हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है वो सस्ता है, तो इंडिया के लोग भी किस चीज को रेफर करेंगे, फिनिशिंग भी अच्छी है और मनी भी किसके पास, तो जो सस्ती चीज है वो लेगा भी। तो एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा, तो क्या हुआ, यहाँ पे डेफिसिट की स्थिति हो गई, तो इसको हम बीओपी डेफिसिट कहते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन्फ्लेशन प्रेशर, जिसको हम महंगाई कहते हैं। जब देयर वाज ए कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स कम है और पैसा सप्लाई ज्यादा है, तो जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगा, तो जब डिमांड ज्यादा होगा और शॉर्टेज गुड्स की हो जाएंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी स्थिति हो गई। यह भी एक रीजन रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म का। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, अब क्या हुआ, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी आप पढ़ेंगे एक चैप्टर मैक्रो में, जब आगे दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह समझिए डॉलर। हम अगर कोई चीज अपनी बाहर हम भेजेंगे तो हमें वहां के डॉलर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई चीज वहां बाहर से आएगी तो हमारी रुपीस को हम डॉलर थोड़ी लेंगे, हमें रुपीस के रूप में हमें किया जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो है इसमें गिरावट आई। 1991 में क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, हमारा जो स्टॉक मनी थी वो फॉरेन एक्सचेंज वो कम हो गया, फेल टू द लोएस्ट लेवल एंड इट लीड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री। क्या हुआ, हमारी करेंसी हमारी कम हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू ए लेवल दैट वाज नॉट एडुकेट, स्थिति खराब हो गई कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज थे उसकी कमी हो गई। इसीलिए कहा जाए कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम हो गया, गिरावट आ गई, जिसके वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्थिति हो गई। और ये स्थिति हो गई कि हमारे पास इंपोर्ट यानी कि बाहर से मंगाते थे जो सामान, उसके 2 सप्ताह से ज्यादा के पैसे भी नहीं रह गए कि हम उसको पे कर पाए। तो टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक, मतलब ये स्थिति हो गई कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारा पैसा है वो 2 सप्ताह से ज्यादा का रह ही नहीं गया कि हम अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करेंगे तो हम उनको पेमेंट कर पाए। तो स्थिति बहुत ही खराब होगी, जिसके वजह से ये क्रांति लानी पड़ी 1991 में। और दूसरा, और इसमें एक और स्थिति हो गई कि जो सरकार ने जो बोरो किया था, जो लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट देने के लायक भी पैसा नहीं रहा। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से बैंकों से जो इंडिया ने जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं, न के बराबर रह गए। तो टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर, ये कंडीशन हो गई, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, अब गवर्नमेंट अगर के खर्चे ज्यादा हो गए तो खर्चे ज्यादा हो गए तो क्या कर रहा है, आपने बीओपी में पढ़ेंगे कि वो उसके लिए क्या करेगा, वो उधार लेगा, बोरो करेगा। तो जब बोरो करेगा तो उस पर क्या जिम्मेदारियां बढ़ गई, बर्डन बढ़ गया। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू, पैसा आ कम रहा और खर्चे ज्यादा हो रहे, तो एक्सपेंडिचर जो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो गए। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, पब्लिक और फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार को बैंक से उधार लेना पड़ा, बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, इस तरह की जगह से उधार लेना पड़े, तो इस पे जिम्मेदारियां बढ़ गई, कर्ज ज्यादा बढ़ गया, तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट इसको कहते हैं। ये भी रहा इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन, इकोनॉमिक रिफॉर्म का रीजन।
और जो इसका लास्ट रीजन था इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारी चीजें थी, उनके इनएफिशिएंसी की वजह से भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ी। तो ये 6 रीजन आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे 3 नंबर में कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के पीछे रीजन क्या था। तो पहला रीजन आप लिखेंगे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा आप लिखेंगे इसी में ए डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जिसको कहते हैं। तीसरा आप लिखेंगे इन्फ्लेशन प्रेशर, और चौथा लिखे इसी में डी करके लिखेंगे फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। फिर इसी में ए और बी करके है कि फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, और दूसरा कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय बैंकों से हमने उधार लिया था उसके इंटरेस्ट पैसे देने, उसका इंटरेस्ट देने लायक भी पैसे नहीं रह गए। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, जब हमारे खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो क्या हुआ कि हम उधार लेंगे तो उधार इतने हो गए कि हम उसमें कर्जे से दब गए। तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने सब चीजें अपने अंडर में रखी थी, उस सब की वजह से भी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए जब ये आ गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है, क्राइसिस हो गए 1991 में, तो इसके लिए कैसे अप्रोच किया गया, क्या मैनेज किया गया। स्थिति तो समझ में आ गई कि महंगाई बढ़ गई, बैंक के गवर्नमेंट के ऊपर कर्जे ज्यादा हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट जो था, इसके अलावा हमको ये पता चल गया कि महंगाई ज्यादा थी, फिर आपके पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का। ये तमाम रीजन थे जिसके वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच किया, भाई इससे तो निकलना तो पड़ेगा ना इसके लिए। तो 1991 में हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो यहाँ पे इस क्राइसिस से उबरने के लिए द मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 इंडिया गवर्नमेंट अप्रोच्ड फॉर लोन फ्रॉम, भारत सरकार ने क्या किया, लोन के लिए अप्रोच किया। किससे किया, वर्ल्ड बैंक से किया, IMF से किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किया। और कितना लोन लिया, लगभग $7 बिलियन ये उधार लिया इन बैंकों से इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को, इस क्रांति से उभरने के लिए। लोन कहां से लिया, एजेंसी फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब फॉर अवेलिंग द लोन दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइजेशन एंड ओपन अप द इकोनॉमी। अब जब ये लोन लिया तो जो आप इसे देखिए 1950 से 1990 के बीच में सभी चीजों पे कुछ ना कुछ पाबंदियां लगी हुई थी। तो जब ये क्रांति आई तो यहां से आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जो जो चीजें रिस्ट्रिक्शन लगी थी वो सारी चीजें हटा दी गई इकोनॉमिक रिफॉर्म के लाने के बाद। तो यहाँ पे तभी इसी से यहाँ पे अभी हम आपको इसको लिंक जोड़ेंगे, किससे कैसे कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये आपके गार्जियन आपको कहते कि आपको टाइम से घर आना है, इतने बजे आना है, या कहीं आप बाहर जा रहे हो तो किससे मिलने जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कौन कौन दोस्त हैं, सारे नंबर दो। तो ये क्या है, सारे रिस्ट्रिक्शन है। अब ये रिस्ट्रिक्शन अगर लगा हुआ है तो आप उस हिसाब से आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। लेकिन जब चीजें ज्यादा हो गई तो क्या हुआ कि जब आपके पापा कहते कि नहीं अब आपको अब किसी से बताने की जरूरत है, तुमको जहां मन करता है जाओ, जहां मन करता है आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार ने भी यही किया कि जब हमारी इकोनॉमिक में ये प्रॉब्लम आने लगी तो गवर्नमेंट ने क्या कि रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया अपने इकोनॉमिक्स से। कुछ इंटरनेशनल एजेंसी थी जो लिबरल हो गई, मतलब वहां पे उदार हो गई। क्या पहला काम किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा था कि वो ये चीजें नहीं करेंगे या कुछ एरिया डिसाइड था 9 के बराबर था, वो पाबंदियां हटा दी गई। तो इससे ही वर्ड आता है, जब ये अपने प्राइवेट सेक्टर से जब हटा दिया रिस्ट्रिक्शन तो इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ये हो गया। फिर सरकार ने दूसरा क्या किया, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरिया। जहां जहां गवर्नमेंट की रोल था वहां से उन्होंने अपना क्षेत्र हटा दिया, अपना अधिकार हटा दिया। तो इसको कहते हैं यानी कि लिबरल हो गया, उदार हो गया। तो इससे आ गया लिबरलाइजेशन। ये देखिए इसी चैप्टर का नाम है, इसी का आगे पढ़ेंगे आप। और तीसरा जो आपके ट्रेड से जो नियम थे वो हटा दिया। नहीं कहा कि अब आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड पे आपने पढ़ा 1950 से 1990 के बीच में कि फॉरेन ट्रेड आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसको कन्वर्ट क्या कर दिए, ट्रेड पॉलिसी बनाया
कि इससे अब केवल उसको उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट कर दिया डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अब जो लोग भी खरीदेंगे अपनी इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वो रिमूव कर दिया जो ट्रेड पे जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। तो इससे आपका यह आ गया, ये आपका हो गया प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और ट्रेड जब हटा दिया तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तो देखिए इस चैप्टर का अगला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इसे 3 नाम से पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों जो रिस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो तीनों द्वार खोल दिए गए। प्राइवेट सेक्टर अब आपके यहां इन्वेस्ट करेगा। अब जो सरकार के जो रिस्ट्रिक्शन से मेनी एरियाज पे वो उन्होंने हटा दिया, वहां लिबरल हो गए। और फॉरेन ट्रेड पे जो पॉलिसी बनाया था कि इंपोर्ट कर हम नहीं करेंगे, अब हम केवल अपने गुड्स को प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वही यूज करेंगे सेल्फ रिलायंस के लिए, तो ये भी वहां से उन्होंने रिमूव कर दिया। तो यहीं से आपका चैप्टर का नाम शुरू हो जाता है, ये तीनों चीजें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के लिए जो नई इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF एंड अनाउंस्ड, उन्होंने क्या कि जब इनसे लोन लिया तो इन्होंने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए कौन सी पॉलिसी बनाई थी, तो ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब ये 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, जो जुलाई 1991 में बनी थी। ये डेट भी पूछ देता है कि इन विच ईयर, इन विच मंथ, तो जुलाई मंथ था और ईयर था 1991, जिसे LPG हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये हो गया। अब जब सरकार जब ये बनाई नियम, तो उन्होंने कुछ अपने मेजर्स रखे, इसको ध्यान से समझिएगा, जिसको हम स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या, पहले आप इसको एग्जांपल से समझिए। अगर किसी का चोट लग जाए कोई एक्सीडेंट में, तो पहले हम क्या करते हैं, हम उसको सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद जब वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाता है, तब उसको हम एक लंबा ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उसका एक्सरे होता है, उसका अगर मान लीजिए कि फ्रैक्चर है तो प्लास्टर चढ़ेगा, तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं वो क्या, मेरा शॉर्ट टर्म होता है। ऐसे आप समझिए कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म बनी और सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो हम जैसे मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो पहले क्या करते हैं, मैं खड़ा हूं तो पहले हम जगह बनाते हैं कि मुझे बैठने को जगह मिल जाए। ऐसा तो नहीं सीधे गए आप बैठे सवारी है तो आप वहां जाके लेट जाओगे किसी के ऊपर, तो क्या करते हैं, पहले आप जगह बनाते हैं कि आपको जगह मिल जाए आप बैठने के लिए। धीरे धीरे करते करते आप ये करते हैं कि हमको लेटने की जगह मिल जाए। तो यही सिचुएशन हमारी इकोनॉमिक की थी। सरकार जब क्या की, तो सबसे पहले अपने स्टैब्लिश की कि हमारे कुछ मेजर्स हम अपने को स्टेबल करें, और फिर जब हम अपने को स्टेबल कर लेंगे, जब बैठने की जगह मिल जाएगी, तब हम उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना है, तो इसको कहा जाता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, जहां स्टैंडिंग अपना उसने किया फर्स्ट एड। याद रखिएगा कि जो पहला ट्रीटमेंट अगर हम चोट लगने पे पाते हैं वो हमारा शॉर्ट टाइम होता है, और हमारा उसके बाद में जब आइडेंटिफाई होता है कि एक्चुअल में हेयरलाइन फ्रैक्चर है या जो भी इसकी आगे कोई और भी आगे की प्रक्रिया है, तो उसको हम आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो उस जो लॉन्ग टर्म मेजर होते हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम स्टेबलाइजेशन मेजर कहते हैं। दूसरा, जब सरकार ने ये छोटा पहले अपना स्टैंडिंग खड़ा किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने वीकनेस को यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया बाय मेन एमिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसने बीओपी क्या किया, पहले हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करें, पहला काम किया। जब हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आगे काम सोचेंगे कि हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिसको हम बीओपी कहते हैं, उसको हम सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज को हम पहले रिजर्व करें। और तीसरा, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग ऑफ प्राइसेस अंडर कंट्रोल। जो बहुत तेजी से जो चीजें क्या हो रही है, तेजी से दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जिसके वजह से तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जो तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही थी। ये तो हो गया आपका स्टेबलाइजेशन मेजर।
लेकिन जो स्ट्रक्चरल मेजर था, इसको मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म मेजर होता है, अब इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी, अब हम उसमें देखेंगे कि हमारी किस किस एरिया में हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकते हैं, उसमें कितनी इफिशियंसी होगी, यानी इंप्रूविंग ऑफ इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो अलग अलग सेक्टर का देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इकोनॉमी कहां पे हम ग्रोथ कर पाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहां ग्रोथ कर पाएंगे, हम टेरिटरी सेक्टर में कहां पे ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एक दिन में तो होगा नहीं, तो ये क्या हुआ, ये लंबी प्रक्रिया होगी। तो इसको हम लॉन्ग टर्म के अंतर्गत देखेंगे कि पहले हम स्टैंड कर गए, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने फॉरेन एक्सचेंज को हम पहले रोकेंगे, उसके बाद हम अपनी इकोनॉमी को देखेंगे किस किस एरिया को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा, increasing international competitiveness by removing the restriction in various segment in the economy। जो गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शन किया था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हम केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसमें उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाई कि हम जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वेरियस सेगमेंट में अपनी इकोनॉमिक में, उस चीज को उन्होंने क्या किया, बढ़ाया कि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग, अगर जिसके वजह से क्या हुआ कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं उतर पा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को हटाया, जिसके वजह से हमारा ट्रेड बढ़े। तो ये इसमें तो चेंज कभी कभी 3 नंबर के लिखने को आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो इसको आप इस तरह से इसमें लिख पाएंगे। क्लियर? तो ये जब आप इतनी चीजें समझ लेंगे, तब हम आगे चैप्टर शुरू करेंगे, एलपीजी जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई आपको रोधक नहीं है, कोई आपके लिए मनाही नहीं है। अब उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा आपको कि इसके भी कुछ मेजर्स हैं, कहां कहां पे रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया और किस किस फील्ड में कैसे कैसे ग्रोथ हुआ। तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने 3 स्टेज बताया कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक जो है 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, 1947, 1950 टू 90 और 1991। पहला आप एज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस आपने 1947 में पढ़ा, 1950 से 1990 के बीच में आपने सेकेंड स्टेज को पढ़ा, और आज हमने 1991 की जो चर्चा की, जिसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, जिसमें कि हमारी इकोनॉमिक में जो क्रांति आई वो क्यों आई, उसके पीछे रीजन क्या था, इस सब चीज की हमने चर्चा की कि पब्लिक सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहा था, जिसके वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से। और अगर हम मेन रीजन कहा जाए तो क्यों ये क्रांति आई, पहला था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये डेफिसिट की स्थिति में हम लोग आ गए, तो ये भी एक रीजन रहा। तीसरे की बात करेंगे हम, इन्फ्लेशन प्रेशर, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड ज्यादा हो रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या रीजन बना। चौथा आपका ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, हमारे कर्जे ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, ये भी रीजन रहा। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो पब्लिक सेक्टर इस चीज को कायदे से तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसके वजह से भी ये हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्थिति उत्पन्न हुई। और फिर इसको कैसे अप्रोच किया गया, कैसे इसको सरकार ने इस चीज को अप्रोच किया, क्या क्या इसमें चीजें उसने अपने को कैसे हैंडल किया। तो इसमें उसने क्या किया, लोन के लिए अप्रोच किया। किससे लोन से अप्रोच किया? वर्ल्ड बैंक से किया, IMF से किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किया। और कितना लोन मिला ये भी पूछता है। उन्होंने उस समय लगभग $7 बिलियन उन्होंने लोन लिया गवर्नमेंट ने, और उस समय लोन फ्रॉम उस एजेंसी से लिया। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। और इस समय इसी से यहाँ पे उन्होंने क्या क्या उसमें इसको शुरू, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है कि अवेलिंग द लोन दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइजेशन एंड ओपन अप द इकोनॉमी। जब एजेंसी से ये लोन लिया गया तो इंटरनेशनल जो एजेंसी थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया और इकोनॉमी के पूरे द्वार खोल दिए। क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या चीजें उन्होंने हटाया? तो रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन लगा था प्राइवेट सेक्टर पे कि प्राइवेट सेक्टर उसमें चीजों को नहीं इन्वॉल्व होगी, तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। इसी से प्राइवेटाइजेशन नाम वर्ड आता है। गवर्नमेंट अपना रोल हटा दी तो इसी से लिबरलाइजेशन वर्ड आता है।
और जो हमारे ट्रेड पे जो नियम लगे थे, रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उसको हटा दिया गया, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन वर्ड आता है। यही 3 वर्ड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और 1991 में जो नई पॉलिसी बनी, इसी को हम द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में बना था, इसको इस नाम से जानते हैं। और जब हम अपने को स्टैंड करते हैं, स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, वो हमको कहते हैं, वो मेजर्स थे दो। जो पहला मेजर था वो स्टेबलाइजेशन मेजर था, और उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स होता है। स्टेबलाइजेशन मेजर जो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। इससे क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले कंट्रोल किया गया, उसके बाद महंगाई पे कंट्रोल किया गया। अब जब इतनी चीजें स्टेबल हो गई, तब आगे लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने किस किस एरिया में हमें कैसे डेवलप करना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना डेवलप करना है, हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना डेवलप करना है, हमें टेरिटरी सेक्टर में कितना डेवलपमेंट करना है, इस हिसाब से प्लानिंग करके आगे इस चीज को, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो होता है आपका स्टेबलाइजेशन मेजर। और इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बाय रिमूविंग, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उसको सरकार ने हर इकोनॉमिक से सेगमेंट से हटा दिया, जिसकी वजह से ये हम प्रॉपर स्टेब्लिश कर पाए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।